क्लास। आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय में पृथ्वी हमारा आवास के 8वें अंतिम पाठ भारत जलवायु वनस्पति और वन्य प्राणी को पढ़ेंगे। तो हम रोज समाचार पत्रों में या बातें करते हैं मौसम की। तो आप जानते हैं मौसम जो है वो वायुमंडल जो हमारा ऊपर आसमान दिखता है उसमें दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो तापमान, वर्षा और हवा आदि ये सब इसमें सूर्य का विकिरण आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम जो है एक दिन में गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, या आसमान में बादल छा जाते हैं और कभी कभी वर्षा होती है। और जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है और खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन भी होते हैं जब ऊनी वस्त्रों के बिना आपको ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। तो इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक सर्दी, मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। तो शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है हमारा जो उत्तरी हिस्सा है भारत का वहाँ पे तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं और तापमान जो है बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और सूखी शुष्क मतलब सूखी हवा बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो कुछ खेल बता रहे हैं कि सभी लोग अपने वहाँ फलों के ठंडे पेय शरबत कहते हैं सेवन करते हैं, और कुछ जैसे आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज, दही का शरबत, छाछ, मट्ठा, मोर इत्यादि पीते हैं, या केला और आम का केला शेक, बनाना शेक या आम का मिल्क शेक भी बनाते हैं। और गर्मी के मौसम में पहली वर्षा में आनंद प्रदान करती है। हमारे सभी भाषाओं में वर्षा पर बहुत गीत हैं और वर्षा के दो एक गानों को याद कर गाएं। इसके अलावा जो है विभिन्न भाषाओं में अलग अलग वर्षा के लिए हिंदी में वर्षा, मराठी में पाउस, उर्दू में बारिश, बंगाली में वर्षा। अब दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हमारी ज़मीन की ओर को आती है और ये अपने साथ नमी भी लाती है, उसमें नमी होती है, और जब ये पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। और मानसून के लौटने का मौसम है शरद ऋतु। इस समय जो हवा है वो पवन है जो वो है ज़मीनी भागों से स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है और मानसून के लौटने का समय होता है। और भारत के जो दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कि जो जलवायु के और मौसम के तत्व हैं वह होते तो एक ही हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई चीज़ यदि वहाँ पर ज़्यादा होती है किसी जगह में तो उसको वहाँ की जलवायु कहा जाता है। जैसे बादल है, हवा है, सूरज की स्थिति है, या सूरज की किरणें किस तरह से पड़ रही हैं, उसमें तापमान है, वर्षा है। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ की जलवायु हो जाती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति जो उष्ण कटिबंध में है, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो ये गर्म उसमें है होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर ही आधारित है, निर्भर है, और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है, इसलिए भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है, जबकि जम्मू और कश्मीर में द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र से मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है और न तो गर्म है और न ही अधिक ठंडी। समुद्र तट पर होने के कारण स्थान बहुत अधिक आर्द्र यानी कि नमी वाले, जैसे बरसात के मौसम में चिपचिपी सी गीलापन सा रहता है, तो यहाँ के ये स्थान जो है ये इसी तरह के हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। तो हम लोग हमें हर तरह की जलवायु जो है भारत में उसके दर्शन हो जाते हैं। तो ये जो है भूमि परत 1.5 मीटर, 5 मीटर, झाड़ी परत वाली तरुण 20 मीटर, 40 मीटर और सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर। उद्गामी परत। प्राकृतिक वनस्पति, तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। हरी घास वाले मैदान हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं, झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, इनमें से बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और क्या आप कभी नहीं सोचती एक दूसरे से किस तरह भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण
होती है। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर हरियाली ज़्यादा होती है। वहाँ पर ये देखिए जिस तरह से उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है, क्योंकि गर्म इलाके होते हैं तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण है वो बहुत अधिक तीव्र मात्रा में होता है, और वर्षा भी उसी, जब वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो वर्षा भी होती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत घने होते हैं। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वनों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाया जाता है वर्षा बहुत अधिक होती है, इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जो है घनेपन के कारण जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इनमें पाई जाती हैं, और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए वह हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। पत्तियां आती हैं और वह पत्तियां गिराते भी जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड बहुत ही सख्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। कम घने होते हैं, वर्ष के निश्चित समय अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी प्रकार माने जाते हैं पेड़ों के। और ये दिया है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। फिर है कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात में पाई जाती है। फिर है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार, यानी कि इस तरह से ये जो बना हुआ है शंक्वाकार, शंकु के आकार का। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन और देवदार हैं। फिर मैंग्रोव वन, तो ये वन जो है खारे पानी में भी रह सकते हैं। मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति, इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार से मिट्टी का अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बच्चों उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए, और कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। और ये पेड़ों के प्राप्त होने वाले जो भी हमारे उपयोग हैं, फ़ायदे हैं, तो ये सब इस चित्र के माध्यम से बताए गए हैं कि वनों के क्या उपयोग हैं। फिर है वन्य प्राणी और जंगल के प्राणी। वन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे वहाँ पक्षियों की भी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान जो शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्ति हो गई हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना में हस्ती परियोजना जैसी परियोजना को शुरू किया है। और वन्य जीवों के संरक्षण में भी आप अपना हाथ बटा सकते हैं। जानवरों के शरीर पर विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता
लाई जा सके। तो ये अखबारों के माध्यम से जागृत किया गया है। तो पर्यावरणविदों ने इनमें जो है जानवरों के अस्तित्व से होने वाली परेशानियों को करा है। तो शिकारी बाघों को क्या मारते हैं, क्यों मारते हैं? अगर हमारे वनों से बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरा एक जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। और क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता है? तो उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, इस तरह की कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर कुछ प्रवासी पक्षी हैं जो हमारे देश में आते हैं। कुछ पक्षी पिनटेल, बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसे आप पाठ में ढूंढ कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा है आपसे का इससे ज्ञानवर्धन होगा ज़रूर, और कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। ध्यान देकर इसे देखिए, पढ़िए, सुनिए।